ठीक है। तो चलो 1-2 मिनट और वेट करें जितने बच्चों को आना होगा। अच्छा, एक तो टेस्ट में मैथ्स में जितने जितने नंबर आए हैं, रिजल्ट तो आ गया होगा ना? अब तक तो मैं अब तक वेट कर रहा था। संडे को टेस्ट हुआ था, रिजल्ट आ गया होगा। मैथ्स में कितने नंबर हैं? ऑनेस्टली लिख के बताओ एक बार चैट में। सिर्फ इंडिविजुअल मैथ्स में कितने नंबर हैं? ईमानदारी से बताना, नहीं तो यहाँ पर लिस्ट भी पड़ी हुई है। बस वो मुझे नीचे जाकर लेकर आनी पड़ेगी। मार्क्स आ गए हैं ना? रिजल्ट वगैरह आ गया होगा, साथ के साथ ही आया था शायद ऑनलाइन में तो। कितने मार्क्स हैं जल्दी से बताओ मैथ्स में? योगेश 86, आसमा। आसमा थोड़े कम आए हैं, थोड़ा और। तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर गई थी इस बार? ठीक है, अभिनव अच्छे नंबर है। बाकी लोगों के कितने हैं भाई, बताओ जल्दी से। साक्षी, बच्चे थोड़े कम है। थोड़ा और कोशिश करो। कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए कि एक अच्छी रैंक के लिए, मतलब कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए कि, एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ, तो कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए, जो मैं कह रहा था कि 70 तो क्रॉस हो, मतलब। केमिस्ट्री थोड़ी स्कोरिंग होती है नॉर्मली। केमिस्ट्री में कोशिश होनी चाहिए कि 80 अबव तो आई। सब में ही कोशिश तो 80 अबव होनी चाहिए, लेकिन मैथ्स में 70 तो आई एटलीस्ट, मतलब इतनी कोशिश करो। अब वो जो भी तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम रही, कि वो चैप्टर प्रॉपर, जैसे मान लो आईटीएफ आया था तो आईटीएफ ढंग से समझ में नहीं आया, तो उसके डाउट्स पूछो, जो भी दिक्कत आ रही है। पैराबोला में नंबर कम आया तो पैराबोला की दिक्कत दूर करो, या जिसका भी तुम्हारा टेस्ट था, सर्कल का है जिसका साथ था। और स्पीड की दिक्कत आ रही है, तो जो भी दिक्कत आ रही है वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, अपनी अपनी। किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे दिया, मैथ्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो जो भी दिक्कत है वो दूर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो है ही नहीं, टॉपर वालों के पास तो कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अगर इस बार 40 आए तो अगली बार 50 आए। इस बार 80 आए तो अगली बार 90 आए, 100 आए तो 100 बने रहे। ठीक है। बाकियों ने नंबर अभी भी नहीं भेजे, वैसे 4 बच्चों ने भेजे मेरे पास। योगेश, आसमान, अभिनव और साक्षी। बाकियों के कितने आ रखे हैं भाई? ठीक है। अंजलि, थोड़े और बताओ। कौन कौन है पार्टिसिपेंट में? आदित्य भाई, तेरे कितने हैं? सर दिया नहीं, शादी में गए थे। कौन सी शादियां अब? कोरोना वैसे चल रहा है, तैयारियां वैसे चल रही हैं तुम्हारी। शादियां शुदियां। तो सुबह कौन सी शादी थी वैसे? टेस्ट तो सुबह होगा ना, कितने बजे? 9 से 12 हुआ होगा। अच्छा, 2 बजे था, अच्छा। फिर तैयार भी होना था उसके लिए। थोड़ी दूर भी होगी शादी। लक्ष्य भाई, नंबर कम है तो थोड़ा और कोशिश कर। कुछ दिक्कत आ रही है तो डिस्कस करा के, या व्हाट्सएप पर या फोन करके। क्योंकि दिक्कत वो नहीं है कि अगर मान लो किसी बच्चे के 30 नंबर आ रहे हैं तो 30 नंबर कम आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं 30। दिक्कत इस बात से है मुझे कि टेस्ट हो गया तुम्हारा। कब हुआ था? संडे को हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ तुमसे थर्सडे को। ठीक है। बीच में 3-4 दिन निकल चुके हैं। नंबर तुम्हारे जितने भी आए, मान लो 20 नंबर आए। ठीक है, 20 नंबर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत मुझे इस चीज से है कि तुम उस 20 नंबर से खुश हो, या 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। दिक्कत उस चीज से। क्योंकि अगर खुश नहीं हो तो एटलीस्ट, मतलब कुछ, या तो बात की होती है, या तो तुम्हें खुद को दिक्कत समझ में आ रही है कि अच्छा हाँ, इस बार मेरे इस वजह से नंबर कम आए, 10 आए, 20 आए, 30 आए।
तो अगर खुद को समझ में आ रही है बहुत बढ़िया, तो अगली बार वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पहली बार मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ नंबर वगैरह की, तो अगली बार मैं कंपेयर करूंगा जब अगला टेस्ट होगा तो पिछले वाले से इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई। अगर तुम्हें खुद को दिक्कत समझ में नहीं आ रही तो तुम्हें एडवाइस लेनी चाहिए टीचर से, और वो तुमने ली नहीं, तो इसका मतलब तुम या तो इतने में खुश हो, 10 20 30 40 जितने भी, या 50, या तो खुश हो या तुम्हें टेंशन ही नहीं है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितने आ रहे हैं उतने ठीक है। तो जैसे लक्ष्य कह रहे टाइमिंग प्रॉब्लम है, तो बच्चे वो सुधार उसको, नहीं समझ में आ रही तो सलाह ले। क्योंकि अगर वो तो चलती रहेगी प्रॉब्लम, कितना टाइम है तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट के लिए? 3 4 महीने ही है ना मुश्किल से। अगर ये सोच के बैठे हो कि मई तक का पेपर है तो ठीक है लेकिन इंप्रूवमेंट तो अभी से आनी चालू होगी ना। दिसंबर भी खत्म हो ही गया लगभग लगभग, तो वही 4 महीने रह गए, सही बात है। तो 4 महीने बहुत ज्यादा बड़ा टाइम भी नहीं होता और बहुत कम टाइम भी नहीं होता। अगर एफर्ट डालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम है, लेट करते चलोगे तो पता नहीं चलेगा कब निकल गया। ठीक है, अब ड्रॉप भी किया है, करियर का सवाल है, यही साल है। इस साल जिस कॉलेज में पहुंच गए तुम्हारा पूरा करियर वही डिसाइड करेगा। कॉलेज में जाकर भी मेहनत करके बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पहले ही कर लोगे तो बाद में उतनी नहीं करनी पड़ेगी। वो चीजें तुम्हें पता है, वही है वो। अच्छी बातें सभी कही जा चुकी हैं, बस अमल करना बाकी है उनपे, है ना। चलो, जो लिमिट चैप्टर पढ़ रहे थे अपने, उसी को कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो कल मैंने कुछ, सर अब क्लास 1:45 तक होती है। नहीं, वो अलग सिस्टम है वो। जो तुम्हारी चालू होनी चाहिए वो भी 12:30 का टाइम है। वो छोड़ो, वो अपने हिसाब से हम करते रहेंगे। तो कल हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे कि अगर एफ एक्स की लिमिट मान लो एल है, जैसे दोबारा लिख देता हूं मैं। लेट लिमिट ऑफ एफ एक्स as x tends to a is equal to L, and limit of gx as x tends to a is equal to m, then तो हमने प्लस माइनस की बात कर ली थी, मल्टीप्लाई की बात कर ली थी, डिवाइड की बात कर ली थी। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसकी भी बात आ गई थी। तो लेकिन अगर कभी भी कंपोजिट फंक्शन हमें बोल दिया जाए, मान लो तुम्हें बोल दे एफ ऑफ जी एक्स है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसके लिए करने का तरीका क्या होता है? एफ ऑफ एल बोल दोगे, सॉरी एफ ऑफ एम बोल दोगे। तो तुम क्या कर सकते हो, इस लिमिट को अंदर लेकर जा सकते हो फंक्शन के। तो जीएक्स की लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर कितनी है? एम है। तो जीएक्स की वैल्यू एम आएगी तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एम बन जाएगा। लेकिन ये बात हम हमेशा नहीं कह सकते, ये तभी कह सकते इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एम। अगर एम के आसपास हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तभी हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एम इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ मर्जी करते रहो, मतलब कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस फंक्शन सबको पता होगा ना क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब बाकी तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है लिमिट के बाद, लेकिन बेसिकली ये कह लो कि जिसमें ब्रेक ना आए, टूटे ना फंक्शन हमारा। तो अगर एम पर कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, अगर डिसकंटिन्यूस होगा तब ये बात हम नहीं बोल पाएंगे। तो इस चीज पर ध्यान देना। सेकंड है हमारे पास, इस टॉपिक के बारे में हम दोबारा फिर बात करेंगे, सैंडविच थ्योरम जो होती है, लेकिन एक बार फिर भी लिख लेते हैं। तो यहां पर हम ये बोलते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए। नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए का मतलब एक्स के जस्ट बाद और एक्स से जस्ट पहले और ए के बीच में, ए के ऊपर। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ए के आसपास की बात की जाए, इसके नेबरहुड में बात की जाए, तो मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा एक फंक्शन है जी एक्स। तो एफ एक्स जो है वो जी एक्स से हमेशा नीचे आ रहा है। इसके आगे पीछे क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है कि एफ एक्स बड़ा है जी एक्स बड़ा है, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि अगर ए के इमीडिएट नेबरहुड में बात करें तो एफ एक्स जो है वो या तो जी एक्स के बराबर है या उससे छोटा है। देन अगर तुम एफ एक्स की लिमिट ए पर निकालोगे और जी एक्स की लिमिट ए पर निकालोगे, तो एफ एक्स वाले की लिमिट छोटी आएगी अगर फंक्शन एक्स के नेबरहुड में छोटा है। अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होगा तो लिमिट भी जी एक्स की लिमिट से बड़ी होगी।
ठीक है, दोबारा फिर बोल रहा हूं, हमें पूरा ऐसा मतलब नहीं कि आर टू आर में ही एफ एक्स जी एक्स से छोटा हो, सिर्फ नेबरहुड की बात करनी है अपने को। तो ये तरीका है। कोई दिक्कत किसी को? ये 2 पॉइंट और लिख लेना। बाकी पॉइंट्स लिखवाने को और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये आ जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ई की पावर एफ एक्स, तो तुम क्या कर सकते हो, ई की पावर में ले जाओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। वो इंट्यूटिव चीजें हैं, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि अगर ई की पावर एफ एक्स की लिमिट निकालनी है ए पर, तो पहले क्या करो, एफ एक्स की लिमिट निकाल लो, फिर ई की पावर में रख दो, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो वो इतने पॉइंट्स मैं नहीं लिखवा रहा, वो वैसे पन्ने भरने वाली बात है। ये आ गया। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं, लेट अ फंक्शन इज एफ एक्स इज डिफाइंड एज, इसकी वैल्यू है 1 + x² और -2x। ये है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये है जब x लेस देन 1 है। देन फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 1। बताओ कितनी आएगी? आधे मिनट का समय तुम्हारे पास। सही है अभिनव। बाकी चलो रहने दो, चलो वो चीज चलो। यहाँ पर हम नॉट डिफाइंड ना बोलकर डज नॉट एग्जिस्ट बोलना ज्यादा प्रेफर करेंगे, वो ज्यादा सही होगा। तो शायद कर लिया होगा सबने। जैसे अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि हमें फंक्शन की लिमिट निकालनी है 1 पर। तो हो क्या रहा है कि फंक्शन जो है वो 1 के एक तरफ, 1 से बड़े में अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, और 1 से छोटे के लिए अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कल वाली बातें याद करनी पड़ेंगी, आरएचएल और एलएचएल वाली। तो हमें इंडिविजुअली तोड़कर अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आरएचएल एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। तो जब तक तुम्हारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या बताई थी, कौन कौन सी होती है याद करो। या तो 0/0 होती है पहली, सबसे बेसिक। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है। 0 की पावर 0। ठीक है, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारे पास क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। आदित्य कह रहे 2 नहीं बच्चे, 2 नहीं आएगी। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। अगर इनमें से कोई फॉर्म ना बने, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आरएचएल की बात करूं, आरएचएल का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करनी है, मतलब 1 प्लस वैल्यू पुट करनी है। तो 1 से बड़े के लिए कौन सा पार्ट काम करेगा? 1 + x² काम करेगा। तो यहां पर x को 1 पुट करने से कोई दिक्कत है? दिक्कत से मेरा मतलब कि फंक्शन नोट डिफाइंड तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये आरएचएल आई। अब इसी तरीके से हम एलएचएल निकाल लेंगे एक्सटेंडिंग टू 1 पर। एलएचएल का मतलब हम जानते हैं कि हमें एक्स को 1 को टेंड तो करवाना है, लेकिन 1 की छोटी साइड से। तो अगर एक्स 1 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ, तो कौन सा पार्ट काम करेगा? माइनस का 2x काम करेगा, ये चेक करो। तो -2x में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, 1 क्यों? क्योंकि 1 पर लिमिट निकाल रहे हैं। तो 1 वैल्यू पुट करें तो कोई भी नोट डिफाइंड नंबर नहीं बन रहा। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। तो अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू -1 पुट, सॉरी 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -2। अब यहां पर हम देखेंगे कि आरएचएल और एलएचएल बराबर नहीं आ रही। आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल। तो यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? Sorry. तो अगर तुम्हारे पास फंक्शन इस तरीके से तोड़कर लिखा हो, तो तुम्हें एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकाल कर ही देखना पड़ेगा, तुम एक साथ नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपने। इवेल्युएट द एलएचएल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द आरएचएल ऑफ द फंक्शन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू
यहां पर तुम लिखोगे x+1 का मोड अपॉन x+1, यहां पर लिखोगे 0। ये वाला हिस्सा काम कर रहा है जब x-1 के इक्वल नहीं है, और ये वाला हिस्सा काम कर रहा है जब x-1 के इक्वल है, एट x = -1। तो तुम्हें इस फंक्शन की -1 पर LHL और RHL बतानी है, और बेसिकली लिमिट भी बतानी है अगर एग्जिस्ट कर रही है। जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर। और अब तक जो बातें बोली हैं उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। 0 की पावर इन्फिनिटी मैंने गलत लिख रखा है, वो नोट मत कर लेना गलती से। 0 की पावर इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, यहाँ पर आएगा 0 × इन्फिनिटी, ये होता है, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है अभिनव, हाँ, सही है। अंजलि तूने लिखा है बच्चे नॉट एग्जिस्ट, लेकिन LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं कर रही या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही? पहले तो हमें LHL और RHL की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है सही है। शशांक भाई तेरी नहीं, गलत आ रही है। योगेश सही लिखी है तूने, लेकिन शायद उल्टी लिख दी है, वो जल्दबाजी में लिखी है तो अलग बात है, लेकिन तूने RHL पहले लिखी है, LHL बाद में, वो देख लेना एक बार। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा। हाँ ज्योतिरादित्य सही है। तो सबसे पहले LHL की बात करते हैं। LHL का मतलब क्या होगा कि हम 1 से जस्ट छोटा, सॉरी, -1। तो LHL का मतलब होगा कहां पर निकाल रहे हैं हम, x टेंडिंग टू -1 पर। तो इसका मतलब -1 से जस्ट छोटा नंबर पुट कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर -1 से छोटा नंबर होगा तो x+1 पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा? पहली बात तो ये सोचो कि ऊपर वाला पार्ट काम करेगा नीचे वाला, पहली बात तो ये करते हैं। तो x टेंड कर रहे हैं ना -1 को टेंड करने का मतलब -1.00001 होगा। तो अगर x एग्जैक्ट -1 है तब तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन अगर -1 के आसपास भी है तो ऊपर वाला पार्ट काम करेगा, क्योंकि मैंने कल भी बार बार जोर देकर बोला था, हमें टेंडिंग टू वैल्यू का काम मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। तो ऊपर वाला पार्ट काम करेगा। अब इसमें हमें मोड खोलना पड़ेगा। मोड खोलने के लिए हम ये देखेंगे कि -1.0000001 +1, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है नेगेटिव नंबर आ रहा है? तो हम देख सकते हैं नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसका जो मोड खुलेगा वो माइनस से खुलेगा, तो माइनस का x+1 आएगा, अपॉन में भी कितना आएगा, x+1, दोनों कट सकते हैं तो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। अब तुम्हें इसमें ये नहीं सोचना कि -1 + 1 ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा, क्योंकि 0/0 हमारे पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट में हम 0 से 0 काट सकते हैं, क्योंकि बराबर 0 है, तो -1 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से मैं RHL की बात करूं, RHL का मतलब होगा हम -1 पर अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं, मतलब माइनस का 0.99999, तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर होगा। तो इस पर भी कौन सा पार्ट काम करेगा, ऊपर वाला। इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड किससे खुलेगा, प्लस से खुलेगा, x+1 अपॉन x+1। ऊपर वाला नीचे वाला नंबर अगर कैंसिल करें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं LHL -1 आ रहा है और RHL 1 आ रहा है। इसका मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = -1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने बात करी थी लिमिट तभी आएगी जब LHL RHL बराबर होंगे और फाइनाइट भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। कोई दिक्कत किसी को? कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रॉपर टॉपिक चालू करते हैं अपना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहां पर गलती से पहले 0 की पावर इन्फिनिटी लिख दिया था इंडिटरमिनेट फॉर्म में,
वैसे तो गलत था। अगर मैं 0 की पावर इंफिनिटी की वैल्यू पूछूं कितनी आएगी? कुछ भी आ सकती है, कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, सोच के बताओ। 0 की पावर इंफिनिटी। 0 आएगी, क्योंकि 0 का मतलब कितना हो जाएगा? बताया था, एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, टेंडिंग टू 0 है। तो एक बहुत ही छोटा सा नंबर होगा 0 के पास, उसकी पावर इन्फानाइट, मतलब इसी नंबर को इन्फानाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बहुत छोटे नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा नंबर होता जाएगा, तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट नहीं करते, ये सिंपल नंबर है बस। वैसे ही बता दिया क्योंकि गलती से लिख दिया था आज। हो गया स्क्रीनशॉट। अब कुछ टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं लिमिट निकालने के। कुछ तो बेसिक फॉर्मूले और तरीके हैं, प्रोसेस हैं, उनके तहत काम करते रहेंगे। जैसे पहला हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना होता अपने को। मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा। जैसे इसमें इस टाइप का सवाल आता है, जैसे तुम्हें बोल दिया जाता है कि लिमिट निकालो x टेंडिंग टू 4, यहां पर है एक्स स्क्र माइनस 16, नीचे है x माइनस 4। तो हो क्या रहा है, अगर तुम नोटिस करोगे तो ऊपर अगर वैल्यू 4 पुट करी जाए तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस 16 होगा, कितना बनेगा? 0 बनेगा। नीचे पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0 आएगा, तो 0/0 की फॉर्म बन गई, मतलब दिक्कत आ गई। तो दिक्कत आने का मतलब अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाले के फैक्टर बना लेंगे। अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर बनाऊंगा तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस 4। तो यहां पर हमारे लिए दिक्कत कौन पैदा कर रहा था? x माइनस 4 कर रहा था ना, क्योंकि 4 पुट करने पर वो 0 आ रहे। अगर वो वाला फैक्टर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। अब यहां पर अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉट डिफाइंड नंबर नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8 के बराबर। तो फैक्टराइजेशन में हमारा पर्पस यही होता है और मेथड यही होता है कि जिस नंबर से हमें दिक्कत हो रही है, जिस नंबर की वजह से ऊपर और नीचे 0 बन रहे हैं, उनको फैक्टर्स को अलग कर लें फैक्टराइजेशन करके, और कैंसिल आउट करके बाकी जो चीज बची है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, बस ये काम करना होगा अपने को। तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो मोस्टली, वो क्या है? फॉर्मूला हमारे पास होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे वेरिएबल कौन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये बाद में भी कभी कभी काम आएगी। यहां पर ये देखना कि x टेंड कर रहा है a की तरफ, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x यहां पर वेरिएबल होगा, a कांस्टेंट होगा, n कोई भी पावर है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर तुम नोटिस करो a वैल्यू पुट करी जाए तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। 0/0 क्या बन गई अपने पास? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, इसी का यूज करेंगे अपने। अब जैसे यहां पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, जैसे यहां पर तुम नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 4, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। चेक करो, बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहे हैं। ए का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहे हैं, और पावर मतलब कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, n 2 आ रहा है। तो अगर इसकी लिमिट निकालनी हो तो n का मतलब पावर 2, ए का मतलब जिसकी तरफ नंबर टेंड कर रहा है 4, और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? n माइनस 1, यानी 2 - 1। तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 8। तो फॉर्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। ये वहां पर ज्यादा फायदेमंद रहता है कि अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 है, एक्स की पावर 10 माइनस 4 की पावर 10 अपॉन में आ गया एक्स माइनस 4। अब देखो यहां पर तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र था तो डायरेक्ट फैक्टर बना लिए, लेकिन पावर 10 में फैक्टर बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर 10 है इंटू 4 की पावर 10 - 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 4 की पावर 9। ये आंसर है। बोलो भाई, समझ में आया क्या किए? कोई दिक्कत?
दो हमारे पास स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख लेंगे। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, ये होगा एक्स माइनस ए। इंटू में आता है अपने पास एक्स की पावर n माइनस वन। अब जीपी बननी स्टार्ट हो जाती है, एक्स की पावर लगातार कम होती जाएगी, ए की पावर लगातार बढ़ती जाएगी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एलोपिटल रूल पता है, बहुत बढ़िया, यूज करना नहीं है। जिनको नहीं पता बाद में पढ़ लेंगे अपने। और जो ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, कोशिश करनी है इन्हीं फॉर्मूले से सवाल करने की। प्रूफ हम खास करेंगे नहीं, क्योंकि वही दिक्कत है ड्रॉपर वाली। इसमें तुम्हारे पास अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो ये फॉर्मूले अगर कभी यूज हो तो लेकर आ सकते हो इनको। और ये तभी काम करेगा इफ n इज एन ओड नेचुरल नंबर। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो हर नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा, भले ही वो इवन है भले ही वो ओड है। तो ये फैक्टराइजेशन का फॉर्म तरीका हुआ। कुछ सवाल लिखकर देखते हैं सिंपल से। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू -2, x का क्यूब और साथ में है प्लस का 8 अपॉन में है x+2। बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी जल्दी से, बिना एलोपिटल लगाए। और लॉजिक यहां पर भी वही रहा था कि फैक्टराइजेशन करने वाला कंसेप्ट ही रहा था वैसे अपना, तभी टॉपिक का नाम फैक्टराइजेशन है। योगेश नहीं भाई, ये नहीं आएगा। तो इसी चीज को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो तुम, लिमिट x टेंडिंग टू -2। सबसे पहले x का क्यूब लिखा हुआ है, 8 का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 का क्यूब। सोच के देखो, -2 का क्यूब -8 होगा, बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस का 8। नीचे चेक करो क्या हो रहा है, x में से माइनस का 2 माइनस हो रहा है, तो वही फॉर्म बन गई ऊपर वाली। a का काम कौन कर रहा है, -2 कर रहे हैं, और n का मतलब पावर है जो कि 3 है, तो n 3 आ जाएगा। a का मतलब -2 और पूरे की पावर आ जाएगी 3 - 1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब आंसर आ जाएगा 12। और ये भी ध्यान देना, यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, हमें एलएचएल आरएचएल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेम आएंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कहां पर एलएचएल आरएचएल अलग अलग से निकालनी पड़ती है। जैसे अगर मोड आ जाए तो वहां पर निकालने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, या वो फंक्शन ही अलग तरीके से डिफाइन कर दे, वन के एक तरफ अलग है, वन के दूसरी तरफ अलग है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एलएचएल आरएचएल में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा सवाल था। जिन्होंने 4 या 8 आंसर दिया था वो अपनी गलती देख लो एक बार, क्या गलती करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड, अगली लिमिट जो हमें फाइंड करनी है वो क्या है, x टेंडिंग टू 2, x की पावर 7 -3 की पावर 7 अपॉन x-3। बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आएगी इसकी। या एक मिनट रुको, थोड़ी छोटी वैल्यू कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, थोड़ा आसान कर देता हूँ, उतनी मेहनत ना करनी पड़े। x की पावर 4 -3 की पावर 4 अपॉन x-3, ये कर लो। बताओ जल्दी से क्या वैल्यू है। नहीं अंजलि, ये नहीं आएगी। नहीं, जो तेरे देते गलत है। आदित्य गलत है, सवाल ढंग से पढ़ो। योगेश सही है तेरा, सवाल ढंग से पढ़ो। नहीं निधि, ये नहीं होगा। फॉर्मूला लग सकता है यहां पर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते हम, ऐसा नहीं है, वही इसलिए ये सवाल करवा रहा हूं कि बिना सोचे समझे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चालू कर दो। यहां पर नोटिस करो कि ए की ही पावर n थी और x की वैल्यू भी a को ही टेंड कर रही है, क्योंकि x को a पुट करोगे तभी तो 0/0 बनेगी ना। अब यहां पर 2 पुट करोगे तो 0/0 बन रहे, पुट करके देखते हैं।
एक्स को डायरेक्ट 2 पुट करो तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में आएगा 2 माइनस 3, मतलब ये आ गया 16 माइनस 81 अपॉन माइनस 1, मतलब ये तो डायरेक्ट वैल्यू 65 आ गई ना, इसमें तो 0/0 का कोई पंगा ही नहीं पड़ा। और दूसरी बात, ए की वैल्यू है 3 के बराबर और एक्स को हम टेंड करवा रहे हैं 2 के बराबर, तो यहां पर क्या था, एक्स अगर ए था तो वैल्यू पावर भी एक ही आ रही थी, तो वो फर्क समझो ये चीज का। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर भी ये फॉर्म बनती हुई दिखी और तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ चलो। फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, यहां पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 और नीचे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। योगेश भाई इतनी वैल्यू मत निकाल, इतना मल्टीप्लाई मत कर, बस पावर वगैरह में छोड़ दे। अभी हमारा क्लास का मेन फोकस वो नहीं है इतनी वैल्यू निकालना, 3645 जितना भी आ रहा है, इतनी मेहनत मत करो अभी। वो तो अगर करनी होगी तो कैलकुलेशन पेपर में कर ही लोगे या जब बुकलेट करोगे। फिलहाल हमें ट्रिक सीखनी है बस, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखने का तरीका क्या होगा, अब दिक्कत क्या है कि फॉर्म कुछ कुछ तो वैसे बनती हुई दिख रही है, लेकिन हमें यहां पर x-3 चाहिए था नीचे, है ना। x-3 आएगा तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने, लिमिट x टेंडिंग टू 3 कर लेंगे, x की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10, इसको मैं डिवाइड करवा दूंगा x-3 से, इसके अपॉन में क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में लिख देंगे x-3। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे x-3 से डिवाइड करवा दिया, उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहां पर तुम नोटिस करो कि मैंने ऊपर नीचे वाले की लिमिट अलग अलग डिफाइन कर दी इस तरीके से, ऊपर वाले की लिमिट अलग, नीचे वाले की लिमिट अलग। ये काम मैं तभी कर सकता हूं, मैंने कहा था एफ एक्स अपॉन जी एक्स को लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ जी एक्स तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर की भी लिमिट हो डिनोमिनेटर की भी लिमिट हो, तो वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमरेटर की लिमिट निकाले तो पावर कितनी है, 10 है, 3 की पावर में आ जाएगा 9-1, ढंग से लिख देता हूं मैं, एक मिनट को, 10 इंटू 3 की पावर 9-1, नीचे ऐसे ही क्या आ जाएगा, पावर 4 है तो 4 इंटू 3 की पावर 4-1, 10/4 कितना होगा, 5/2 होगा, सॉरी एक मिनट रुको, ये आ जाएगा 10 इंटू 3 की पावर 9 अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 3, 10/4 कितना होगा, 5/2 होगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 6। ये अपनी लिमिट का आंसर है बस, कोई दिक्कत किसी को। तो अगर सीधा जुगाड़ ना बैठे तो ये डिवाइड करके भी काम कर सकते हो। अच्छा एक बार चैट में लिख के बताना, एल ओपिटल रूल किस किस को नहीं पता कि क्या होता है। अच्छा हो क्या बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है यार। स्कूल में पढ़ाते नहीं है क्या ये वाली चीज, मुझे तो लगा था इक्का दुक्का बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। चलो ठीक है फिर छोड़ो, अच्छी बात है नहीं पता तो, या बता ही दूं। चलो रहने दो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। अगला सवाल लिखो, इवेल्युएट। चलो सुन लो, लेकिन मैं दोबारा वही चेतावनी दे रहा हूँ, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सवाल साथ साथ उससे भी करते रहो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन मैं क्लास में दे रहा हूँ या बुकलेट में दे रहा हूँ, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो सारी मैं लिखवा दूंगा बाद में, फिलहाल बस आइडिया दे रहा हूँ होता क्या है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर एल ऑपिटल से करना है बिल्कुल करो, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर एल ऑपिटल से कर रहे हो तो कोशिश करो बिना एल ऑपिटल का यूज करके भी करने की। तो एल ऑपिटल रूल एक बहुत अच्छी सी हमारे पास एक रिजल्ट है, फॉर्मूला है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है वो लिखवा दूंगा। एल ऑपिटल रूल ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कभी भी 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालने की बजाय एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की लिमिट निकाल लो। दोबारा बोल रहा हूं क्या कह रहे हैं,
अगर कभी भी तुम्हारे पास 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, सिर्फ ये वाली दो फॉर्म, बाकी 5 से मतलब नहीं है, तो तुम एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालने की बजाय एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, इसकी लिमिट निकाल लो, दोनों बराबर आएंगी। जैसे यहां पर करो, इसी चीज को अगर मैं एल ऑर्बिटल से करना चाहूं तो क्या होगा? ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 10 × x⁹ 4 इधर आएगा, एक्स का क्यूब। यहां पर क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, एफ एक्स का अपना डिफरेंशिएशन होगा, जी एक्स का अलग होगा, कहीं क्वोशिएंट रूल लगाने के चक्कर में लगे हो। बाकी कांस्टेंट है वो जीरो हो गया। 10/4 कितना होगा? अच्छा, अब यहां पर 3 पुट करने से कोई दिक्कत आएगी? जैसे ऊपर बन जाएगा 10 × 3⁹ नीचे बन जाएगा 4 × 10 का क्यूब। तो अब 0/0 की फॉर्म बननी बंद होगी, तो डायरेक्ट 3 पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट 3 पुट करोगे तो 5/2 × 3⁶। समझ में आया क्या किए? कि 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, तब तक ये एक प्रोसेस करते रहो जब तक कि 0/0 की फॉर्म बननी बंद ना हो जाए। और जैसे ही बंद हो, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। हाँ भाई, हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? तो ये इसी का, अभी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान चीज है, बच्चे नॉर्मली यही यूज करना चालू कर देते हैं और ये वाली चीज याद मतलब समझते नहीं। तो हमें प्रैक्टिस दोनों की करनी है। दोबारा बोलो, एलोपिटल से अब करना हो कोई सवाल तो कर लेना। सर ये 0/0 की फॉर्म जब तक बंद ना हो जाए का एग्जाम्पल, जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास मैं बोल दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, और x⁴ - 1 है, नीचे है x²-1। अब मान लो मैं इसको, ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, 0/0 की फॉर्म बन गई। यहां पर x² कर लेते हैं, और यहां पर कर लेते हैं, कितना करोगे? नहीं, एक मिनट रुको, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे एग्जाम्पल यार। जैसे एक घटिया सा एग्जाम्पल तो ये ले लो, चलो sin²x/x²। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? साइन 0 0 होता है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो दोबारा डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 sin x cos x। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 तो कट ही गया। अगर x को 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 × 1 0 आ गया, नीचे दोबारा फिर जीरो बन गया। तो अभी 0/0 की फॉर्म बननी बंद नहीं हुई, तो दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x वैसा का वैसा रहेगा, तो cos²x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। अगर अब x की वैल्यू 0 पुट करी जाए तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। साइन 0 की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर 0/1। अब 0/0 की फॉर्म बननी बंद होगी, तो आंसर आया 1। तो हो सकता है हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, हो सकता है 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़े। अब आईआईटी में सवाल वो यही पूछ लेता है। अब तुम्हें सवाल दे देगा कॉम्प्लिकेटेड सा, मान लो ये दे दिया, घटिया सा एग्जांपल है, लेकिन भावनाएं समझ जाओ बस क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो ये दे दिया ऐसा सा कुछ। अब तुम्हें दिख रहा है कि 0 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन गई, लेकिन लगाओ इसमें एलोपिटल रूल। पहली बात तो डिफरेंशिएट करना ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूसरी बात, डिफरेंशिएट कर लो भी लोगे तो कम से कम 3 4 बार तो करना पड़ेगा इसको, 4 5 बार करना पड़ेगा कम से कम। हो सकता है 7 बार करना पड़े या 8 बार करना पड़े। तो एल ऑर्बिटल रूल से तो लगे रहोगे इतनी देर में, तो तुम्हारा टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसके जो बाकी तरीके होते हैं लिमिट निकालने के, वो अपने को आने चाहिए, वो जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके एल ऑर्बिटल अवॉइड करो, प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, लेकिन लिमिट में। और कोई बात नहीं है, एल ऑर्बिटल बाद में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 2 1/x-2। माइनस में है 2 × 2x - 3।
अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। इस चीज की लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग टू 2 पर, बताओ कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो इतना बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो अब तक यूज करते हैं पिछले 3 सवालों में? पहले तो वो बात बताओ। जो पिछले 3 सवालों में फॉर्मूला यूज किए वो कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि वैसी फॉर्म ही नहीं बन रही। तो ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन में सिर्फ यही फॉर्मूला बनेगा। फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ सकता है, वो अब तक हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। फैक्टराइजेशन कोई बस एक मेथड है, उसका नाम है बस। तो करो, चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है शशांक, अंजलि सही आंसर। नहीं ऋतिक, ये नहीं आएगा। आसपास ये शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तूने। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअली लिमिट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। जैसे तुम नोटिस कर रहे हो, दो फंक्शन है, एक 1/x-2 है, दूसरा वो वाला है 2 × 2x-3 वाला। तो दो फंक्शन एक दूसरे में से माइनस हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल कर पाएंगे या नहीं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम नोटिस करोगे कि अगर x की वैल्यू 2 पुट करी जाए तो लेफ्ट साइड वाला नंबर कितना हो रहा है? 1/2 - 2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाएगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी 2 पुट करोगे तो वो भी क्या जा रहा है? इन्फिनिट जा रहा है। तो इंडिविजुअली इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, अलग अलग। तो तुम अलग अलग सोल्व नहीं कर सकते, तुम्हें इकट्ठा ही सोल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इकट्ठा सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करना चालू करेंगे। अगर नीचे वाले क्यूबिक में से x कॉमन लिया जाए तो बचेगा x² -3x+2। उसके फर्दर फैक्टर्स बनाओगे तो x-1 इंटू x-2 आएगा। थोड़ा सोल्व करना चालू करो एलसीएम वगैरह लेकर। अब इन दो को जोड़कर एक नया फंक्शन बना देंगे, मतलब सोल्व कर लेंगे बेसिकली। तो लिमिट नीचे डिनोमिनेटर में आएगा x(x-1 x-2), ऊपर क्या होगा? x-2 तो है ही, तो x × x-1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 6 है। कितना आया? इक्वल टू में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। यहां पर क्या बनेगा? x² आएगा, -x और -4x मिलकर माइनस का 5x+6, अपॉन में आ जाएगा x × x-1 x-2। अब चेक करो x को 2 पुट करने से कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही? तो तुम नोटिस करोगे x को 2 पुट किया जाए तो ऊपर बनेगा 4 - 10+6, जीरो बनेगा। नीचे तो जीरो दिख ही रहे। तो अगर ऊपर नीचे जीरो बन रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास ऊपर भी x-2 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? x-2 इंटू x-3, अपॉन में आएगा x इंटू x-1 x-2। तो 2 पुट करने से सबसे बड़ी दिक्कत किसको है? x-2 को है। वो वाला फैक्टर तो कट ही गया। बाकी जगह 2 पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 2 - 3 -1 हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 2 इंटू 2 - 1 यानी 1। तो कर कराकर आंसर आ गया माइनस का 1/2। ठीक है। तो इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते तो एलसीएम लेकर एक नया फंक्शन बना दो, प्रॉपर सोल्व करके फैक्टराइज करो। जिस फैक्टर से दिक्कत आ रही है उसको कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पर एल ऑपिटल रूल लगा सकते थे, सोच के बताओ। हाँ या ना, बस इतना बता दो। एल ऑपिटल रूल लगाना पॉसिबल था या नहीं? पहले स्टेप में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले स्टेप में तुम नोटिस करो एक्स को 2 पुट किया जाए तो 1/0 कितना बन जाएगा? इन्फानिट बन जाएगा, या माइनस इन्फानिट। ऐसे ही इधर पुट करोगे तो कितना बन जाएगा? माइनस इन्फानिट। तो ये जो फॉर्म बन रही है, बन तो इनडिटरमिनेट फॉर्म रही है, लेकिन 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बन रही। तो डायरेक्ट एल ऑपिटल नहीं लगा पाओगे। अगर एल ऑपिटल लगाना भी हो तो कौन से स्टेप में लगेगा? जब 0/0 की फॉर्म बननी चालू हुई, मतलब इस स्टेप में। तो इस स्टेप में अगर एल ऑपिटल लगाओगे, मैं लगाकर दिखा देता हूं ताकि थोड़ा उसका भी आइडिया लगता रही हो तो तुम्हें। इस स्टेप के बाद क्या कर सकते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर डिफरेंशिएट करो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x - 5 आएगा। नीचे क्यूबिक थी,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब अगर x को 2 पुट करा जाए ना तो ऊपर 0 बन रहा है ना नीचे 0 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -1, नीचे 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 2। ये लिमिट आ गई यूजिंग एल हॉपिटल रूल। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड या इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में है p और अपॉन में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। एलोपिटल यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो यूज कर रहे हो तो उसके अलावा भी आंसर निकालने की कोशिश करो, बिना उसके भी। और आंसर p की फॉर्म में आएगा, p एलिमिनेट नहीं होगा। जो ऊपर लिखा है। चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे अब वही ये एलोपिटल का तो अपना फायदा है ही। जैसे एलोपिटल अगर लगाना चालू करोगे तो क्या देखोगे, x को अगर 1 टेंड किया जाए तो 1 माइनस p माइनस 1 प्लस p। ऊपर वाला चेक करो 0 हो गया, नीचे वाले में क्या आएगा 1 माइनस 1 0 आएगा, उसका स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यहां पर तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 1। अगर x की पावर p प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो p प्लस 1 आगे आ जाएगा, x की पावर कम होकर कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन p प्लस 1 होगा, x तो गायब हो गया, p का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर x माइनस 1 का स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, p प्लस 1 अपने पास बाहर आ गया, नीचे से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, x की पावर p माइनस 1 अपॉन में बचेगा x माइनस 1। चेक करो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने, ये वाला x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्योंकि वही लिखा हुआ है ना। देखो x की पावर p है, 1 की पावर p अब बोल भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज है, 1 की पावर p 1 ही आएगा। तो जो p प्लस 1/2 है वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। या एक काम करो, एलोपिटल से करें तो एलोपिटल ही लगा लो हर जगह बिना फॉर्मूले के। तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 तो है ही, बाहर तो आ गया p प्लस 1/2, उससे तो दिक्कत नहीं है। अंदर चेक करो, x को 1 पुट करोगे तो 1 की पावर p 1 होते हैं, माइनस 1 0, नीचे भी कितना आएगा 0, 0/0 आ गई तो दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो p आगे x की पावर हो जाएगी p माइनस 1, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, नीचे x लिखा हुआ है इसका 1 आ गया। तो तब तक हमने डिफरेंशिएट करे रखा जब तक कि 0/0 की फॉर्म बननी बंद ना हो जाए। अब x को 1 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, x को 1 पुट करोगे तो ये p आएगा, इनटू में आएगा p प्लस 1 और अपॉन में आएगा 2। ये आंसर है अगर एल ऑपिटल से करना चाहो तो। अगर बिना एल ऑपिटल के करना हो तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है। अब यहां पर देखो जुगाड़ क्या लगा रहे हैं अपने, एक मिनट, यहां पर अपने पास है p प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस p है। एक तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पर पूरे को x माइनस 1 से डिवाइड करवा सकते हो, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसको x माइनस 1 से डिवाइड करवा सकते हो। सोच के देखो क्या बचेगा, x की पावर p आएगा, माइनस में कितना आएगा, या फिर एक काम करो ये तो रहने दो, इससे तो लंबा चला जाएगा, एक मिनट रुको। यहां पर तुम इन सबको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट करने का तरीका अपने पास क्या होगा, x की पावर p प्लस 1 है, इसके साथ माइनस का px अपने अलग कर लेंगे, ठीक है।
माइनस का x प्लस में आएगा p, अपॉन में आ रहा है अपने पास x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके अगर फैक्टर्स वगैरह बनाए जाएं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन आएगी। अगर पहले दो नंबर में से x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, x की पावर p माइनस वन, ये बचेगा। अच्छा, x की पावर p माइनस वन बचेगा और साथ में कितना आ जाएगा, बाकी के फैक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे कुछ, एक मिनट रुको। इन दोनों में से कॉमन लिया अपनों ने तो माइनस का p आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वन, कितना आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को x माइनस वन से अब डिवाइड कर दिया जाए तो चेक करो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन, x के साथ कितना आएगा, x की पावर p माइनस वन, अपॉन में आ जाएगा x माइनस वन, माइनस में p, x माइनस वन को x माइनस वन से डिवाइड करोगे वो तो खत्म ही हो गया, नीचे कितना बचेगा x माइनस वन। सही बात है। अब हमारे पास अगर काम किया जाए तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन। अच्छा, x की पावर p माइनस वन, या छोड़ो एक बार x, ये एक तरह से एक जेपी का सम लिखा हुआ है, सोच के देखो किस जेपी का सम लिखा हुआ है ये, वन प्लस एक्स के से लेकर x की पावर p माइनस वन। सोच के देखो अगर मैं इस जीपी का सम निकालूंगा तो x की पावर p माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। सही बात है, माइनस में है p और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वन। समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं, पहले सिंपल ये करके इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x फैक्टर्स वगैरह बनाए, डिवाइड कर दिया, इस तरीके से काम हुआ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन आ जाएगा। चेक करो यहां पर x की पावर जीरो से लेकर x की पावर p माइनस वन तक है, कितनी टर्म्स है, p टर्म्स है। यहां पर भी कितना लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, x इंटू वन करेंगे तो x आएगा, माइनस वन लिख दिया, x इंटू एक्स करेंगे तो x के आएगा, इसके साथ भी माइनस वन लिख दिया, फिर एक्स क्यूब आएगा, इसके साथ भी माइनस वन लिख दिया। ये प्रोसेस चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, x की पावर p माइनस वन यहां तक, क्योंकि चेक करो p टर्म्स थी तो वन को हमने कितनी बार लिख दिया, p बार, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर p, वो तो सम आई गया। माइनस वन p टाइम्स ऐड हो रहा है तो ऐड होकर माइनस p बन जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कर लिया। अब जो नीचे x माइनस वन है वो सबको डिवाइड करेगा। अब हमारे पास वही फॉर्मूले बनने चालू हो गए जो हमने यहां पर अभी पढ़े थे, जिनके ऊपर सवाल करे थे ये वाले। तो चेक करो यहां पर x की पावर वन माइनस वन की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पावर वन है तो वन आएगी, साथ में आएगा वन को टेंड कर रहे तो वन की पावर जीरो, वन की कुछ भी पावर रखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस यहां पर पावर कितनी आ रही है, टू आ रही है, क्योंकि एक्स का स्केयर माइनस वन का स्केयर अपॉन एक्स माइनस वन, तो पावर टू आगे आ गई और वन की पावर हो जाएगी टू माइनस वन जो कि वन ही होता है, प्लस में इसी तरीके से थ्री आ जाएगा, फिर फोर आ जाएगा, चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां पर एंड में है पावर पी, तो पी वन से लेकर पी तक का सम हम जानते हैं कितना होता है, पी इंटू पी प्लस वन अपॉन टू, ये अपना आंसर है। पल्ले पड़ा क्या करे, और लिखना चाहो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मतलब वन के लिए अलग से लिख लो, अगर क्योंकि वन के लिए यूज भी बहुत ज्यादा होता रहता है, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन हो, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये आ जाए तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू एन आ जाएगी, क्योंकि ए का काम वन कर रहे हैं, वन की कुछ भी पावर रखोगे तो वो वन नहीं आएगा, डायरेक्ट इसको एन लिख सकते हो, मतलब जितनी पावर है। तो यहां पर डायरेक्ट पावर आगे आती रही, वन टू थ्री फोर और यहां से पी, सबका सम करा, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना। सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए, लास्ट स्टेप में बच्चे वही करे मैंने, एक्स माइनस वन ये हो रहा है, तो यही फॉर्मूला देख, पहले तो ये देख ले, ऐसे देखने में दिक्कत आएगी। यहां पर मैंने ए की वैल्यू वन पुट कर दी, चेक कर, जहां पर एक्स पहले ए को टेंड कर रहा था अब वन को टेंड कर रहे हैं, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, वन की पावर एन कितना होगा, वन ही होगा, अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस ए की वैल्यू वन पुट करिए, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, एन तो सेम ही रहेगा, ए की पावर एन माइनस वन उसकी जगह आ जाएगा वन की पावर एन माइनस वन,
मतलब 1। तो अगर 1 में इस तरीके से काम हो तो बस जितनी पावर है उतना ही आंसर आ जाता है n। तो यहां पर वही चीज चल रही है देख, x-1 अपॉन x-1। यहाँ x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर x की पावर 2 है तो वैल्यू आ गई 2। x की पावर 3 है तो वैल्यू 3 आ गई। 4 होगी तो 4 आ जाएगा। p होगी तो p आ जाएगा। 1 से लेकर p तक का सम हमें निकालना आता है, p इंटू पी प्लस 1/2। हाँ अब बता रही थी, कोई दिक्कत ना समझ में आयो? आ गया किसी और को कुछ दिक्कत हो? अब देखो ये वही दिक्कत है कि तुम्हें ये लगा होगा कि एलोपिटल से तो बहुत आसान है, घटिया सा सवाल है, और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हमें लगाने पड़े। तो तरीके वही है, एलोपिटल भी जरूरी है इसलिए पढ़ाया भी जाता है, अगर जरूरी ना होता तो पढ़ाते ही ना। ठीक है, लेकिन फोकस दोनों पर होना चाहिए। ये 3 सवाल तुम्हारे होमवर्क है, कल करके आना, कल डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट रह गया तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही।